वो कलर मत पहनो जो आपको अच्छा ना लगे, जो आपको पसंद आए, जिसको पहन के अच्छा लगे वो कलर पहनना। जो ज्योतिषी आपको ज्ञान दे रहे हैं, क्या उन्होंने अपना भाग्य बदला? क्या उनके भाग्य में सुधार आया? जो आपको दावा करते हैं कि हरे रंग की घड़ी पहन लो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, वो हाथ में खुद 3000 की घड़ी पहने और आपसे कह रहे हैं तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। अब 12 सनसाइन नहीं रह गए, 13 सनसाइन हो चुके हैं। एक व्यक्ति 3 दिन में ज्योतिषी बन जाएगा। हाउ इलॉजिकल इट इज। ऐसे ही आप देखते हैं 10 घंटे में चमत्कारिक उपाय। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई वर्ल्ड वॉर 2030 तक नहीं हो रही है। सोना इस साल 2 लाख रुपए पर 10 ग्राम का रेट क्रॉस कर जाएगा और सोना 2030 में 5 लाख रुपए पर 10 ग्राम क्रॉस कर जाएगा। 2026 में चांदी 5 लाख रुपए पर केजी क्रॉस करने वाली है और 2030 में 15 लाख रुपए टच करेगी। स्टॉक मार्केट में अगस्त तक थोड़ा सा टाइटनेस है, अगस्त के बाद स्टॉक मार्केट वापस स्पीड लेगा। 2026 जो साल आया है ये धर्म को भी रीस्टैब्लिश करने वाला साल है। ऐसा जेनजी सामने आएगा जो राहु के आशीर्वाद से जो टेक्नोलॉजी लेके आएगा, वो टेक्नोलॉजी नए अमीरों को पैदा करेगी। अगर आपको भी चाहिए कि आपकी सटीक कुंडली बने तो फिर आपको अपने अस्पताल का नाम, या फिर अगर कुछ लोगों का जन्म घर में हुआ है तो वो उस घर का गूगल लोकेशन देख लें। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास एपिसोड में जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजिक। क्या हमारी जिंदगी का रास्ता आसमान में चमकते सितारों ने पहले ही लिख दिया है, या फिर हम अपनी तकदीर के खुद मालिक हैं? अक्सर जब हम मुश्किल वक्त में होते हैं तो आसमान की तरफ देखते हैं, कभी उम्मीद में तो कभी सवालों के साथ। हम शनि से डरते हैं, मांगलिक होने पर घबराते हैं और बुध के वक्री होने पर अपने फ़ोन को और रिश्तों की खराबी को दोष देते हैं। हम अक्सर ग्रहों को भी दोष देते हैं, लेकिन क्या ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ डराने का एक जरिया है, या ये खुद को बेहतर समझने का एक प्राचीन विज्ञान है? आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष महामहोपाध्याय आदित्य पांडे जी, जो हमें भविष्य के दावों से आगे ले जाकर ग्रहों के पीछे का तर्क और ज्योतिष का सही अर्थ समझाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो एस्ट्रोलॉजिक पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ज्योतिष को अंधविश्वास मानते हैं, तो आप एक लॉजिकल व्यक्ति को ये कैसे समझाएंगे कि दूर आकाश पर बैठे ग्रह उसके जीवन को प्रभावित करते हैं? पहली बात तो मैं ऐसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो इसे अंधविश्वास मानते हैं, क्योंकि जब आप कहते हैं कि आप अंधविश्वास मानते हैं तो भी आप कहीं ना कहीं उस पर विश्वास रखते हैं, यानी कि आपका ये मानना है कि ऐसी चीज़ नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे पहला तो मेरा आंसर ये है कि जब आप मोबाइल का सिम कार्ड खरीदते हैं तो बहुत दूर एक सैटेलाइट है, उससे वो सिम कार्ड सिर्फ आप ही के नंबर पर वही कॉल क्यों पहुंचाता है? आपके 3 सेलफोन रखे होते हैं और तीनों में से किसी एक नंबर पे ही वो बिल क्यों बजती है? बगल वाले फ़ोन पे बजनी चाहिए? नहीं, क्योंकि जिस प्रकार आपका सिम कार्ड एक सैटेलाइट से कनेक्टेड है, और वो सैटेलाइट कहाँ है? धरती में नहीं है, वो सैटेलाइट धरती से दूर है। बिल्कुल वैसे ही हर एक कॉस्मिक बॉडी जो कि हमारी धरती के आसपास है, वो हमारे ऊपर एक कॉस्मिक वाइब्रेशन छोड़ती है, और ये वाइब्रेशन हम चाहें या ना चाहें हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। जैसे आप देखते हैं कि जो लोग ट्रांसफार्मर के घर के बगल में रहते हैं, उनके घर के बगल में ट्रांसफार्मर है, उनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज या ईएमएफ का इफेक्ट आता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे यहाँ सनातन धर्म में 9 ग्रहों की बात होती है। वो 9 में से एक ग्रह है चंद्रमा, जबकि जियोग्राफी या जियोलॉजिस्ट से बात करो तो वो कहते हैं चंद्रमा तो एक सैटेलाइट है, परंतु चूंकि वो एक ल्यूनर बॉडी है, और ये ल्यूनर बॉडी जब धरती के पास आती है तो बनता है ज्वार भाटा यानी एब और टाइड। आप देखेंगे कि समुद्र का पानी 40-40 फुट तक उठ जाता है, 100 फुट तक उठ जाता है। तो जिस प्रकार वो पानी इन्फ्लुएंस होता है चंद्रमा से, बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी 65% पानी है। वो फ्लूइड भी उस समय असर होता है चंद्रमा का। इसीलिए वैदिक ज्योतिष में कहते हैं चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायता, यानी चंद्रमा कंट्रोल करेगा आपके मन को। और ऐसे ही जो माताएं बहनें हैं उनकी जो साइकिल्स होती हैं, जिसे पीरियड्स भी बोलते हैं, आप देखेंगे वो 27 दिन की होती हैं। वो भी 2 पार्ट में है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह। 14 दिन माताएं बहनों का ब्लड कोएगुलेट होता है और 14 दिन कोएगुलेट नहीं होता है। तो ये चंद्रमा की कलाओं से लिंक है। इसी तरह से हर प्लैनेट की एक वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन, वो प्लैनेट हमसे बहुत दूर हो सकता है,
परंतु उसकी लाइट, उसकी कॉस्मिक वाइब्रेशन हम तक पहुंचती ही है। आप सोचेंगे कि सनातन धर्म में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि ये बहुत दूर हैं। हमने मान लिया कि सैटर्न के बाद जो दूर प्लैनेट्स हैं उनकी वाइब्रेशन हम पे काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि एक सिग्नल नाम की चीज़ होती है ना, टावर से बाहर चले जाओगे तो सिग्नल काम नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही टावर की जो रेंज है वो धरती पर इन्हीं की है। तो यही हमारे नवग्रह हैं। इसमें से 2 तो हमारे छाया ग्रह हैं, वो एनर्जी ही हैं। ऐसे में जो लोग भी ये कहते हैं कि मैं ज्योतिष को अंधविश्वास मानता हूं या मानती हूं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों? क्योंकि जब आप ये कहते हैं तो आप चाहते हैं कि एक दिन आपका भी विश्वास बने ज्योतिष में, और वो तभी बनेगा जब आप किसी लॉजिकल यानी तार्किक रूप से प्रूव करने वाले ज्योतिषी से मिलेंगे। बहुत सही, क्या उत्तर दिया है आपने। तो जिन लोगों को ज्योतिष पर विश्वास नहीं होगा वो शायद आपके उत्तर से कुछ समाधान तलाश पाएं, उनके लिए कुछ रास्ता होगा। मेरा अगला सवाल ऐसे ही आ रहा है कि आजकल मैनिफेस्टेशन का बहुत ज़माना है, बहुत सारी सोशल मीडिया पे रील्स आती हैं कि आप मैनिफेस्ट कीजिए और आपके लिए यूनिवर्स बहुत कुछ प्लान करके रखा है, आपको मिलेगा। तो क्या हमारे ग्रह मैनिफेस्टेशन से प्रभावित होते हैं? मैनिफेस्टेशन एक बहुत अच्छा तरीका है ईश्वर से, कॉस्मिक एनर्जी से अपनी प्रार्थना करने का। हमारे यहाँ जब हम दिन की शुरुआत करते हैं सनातन धर्म में, तो हम क्या कहते हैं? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। हम उनका दर्शन करते हैं और उनसे एक संस्कृत में श्लोक है जो मांगते हैं, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। यानी कि हमने उनसे क्या माना? सौभाग्य मांगा, आरोग्य मांगा, परम सुख मांगा। हमने कहा कि माँ मेरे अंदर रोग द्वेष दूर करो। तो ये भी एक मैनिफेस्टेशन ही है। जब आप किसी भी चीज़ को लगातार बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं चित्तम मंत्रः, तो वो अपने आप में एक मंत्र बन जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए, तो जब आप सुबह उठते हैं तो कोशिश करिए उस सूर्य नारायण भगवान को एक बार देखिए, उनकी एनर्जी देखिए, नेचर की एनर्जी देखिए। आप देखिए कैसे पुष्प हैं आसपास, आपके पौधे हैं, कीट पतंग हैं, सब एनलाइवन हो चुके हैं, दे हैव गॉट द एनर्जी। तो जब आप इस चीज़ को देखते हैं और आप अपने मन को एक कमांड देते हैं, मैं अच्छा हूँ, मैं सफल हूँ और मैं अपने सही दिशा में सही कर्म सही समय पर करके सफल होऊंगा, तो यश आप जो है ग्रहों को भी एक पॉजिटिव सेंस देते हैं। क्योंकि वही बात है ना, जैसे आप देखेंगे बहुत बार अस्पताल में मरीज पड़ा होता है, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने उसका ऐसे हाथ छुआ और कहा तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा दर्द गायब हो जाएगा, चिंता नहीं करो। आधे घंटे बाद मरीज कहता है बड़ा आराम मिल गया। आराम इसलिए नहीं मिला कि दवाई काम कर रही थी, आराम इसलिए मिला क्योंकि उसको एक साइकोसोमेटिक रिस्पॉन्स मिला कि हाँ मैं अब ठीक हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे डॉक्टर ने, जिस पर मुझे विश्वास है, उसने कहा है कि तुम ठीक हो जाओगे। तो इसलिए मैनिफेस्टेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकते हैं। पर हाँ, दुर्भाग्य तब आता है जब यूट्यूब यूनिवर्सिटी के ज्ञानी लोग जो कि रंग बिरंगी मालाएं, टीका, कपड़े पहन करके कहते हैं कि आज 1111 पावर खुल रहा है, आसमान आकाश से द्वार खुल रहा है और आज वो एनर्जी आ रही है, आज ये बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पॉजिटिव एनर्जी हर पल हर क्षण प्राप्त होती है। हर रोज सूर्य नारायण आपके सामने आते हैं, रोज सूर्य अपनी पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं। सो एवरी डे यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू मैनिफेस्ट। ये मैनिफेस्टेशन के लिए कोई मुहूर्त, कोई टाइमिंग देखने की जरूरत नहीं है। जब आपका मन करे, जब आपका मन चित्त शांत हो, जब मन करे तब करो। बस है क्या, जब करना तो बड़ी शिद्दत से करना। वो एक पिक्चर में डायलॉग था ना कि अगर बड़ी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हारा सहयोग करती है। तो यस, मैं ये बात बोलूँगा कि वहाँ पे वो डायलॉग जिसने भी लिखा हो उसने बिल्कुल सही लिखा है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पूरे डिवोशन से, शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी की पूरी जो कॉस्मॉस है, जो मेटाफिजिकल हमारा वर्ल्ड है, वो हमारा हेल्प करने लगता है। क्यों? हमारा माइंड, हमारा जो पीनियल ग्लैंड है, वो इस कमांड को एक्सेप्ट कर लेता है और हम सकारात्मक हो जाते हैं। ओके, तो क्या इसी तरह हर दिन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने या अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने से भी उस दिन का वाइब सेट हो जाता है? सबसे पहले बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, क्योंकि अक्सर हम लोग एक विद्वता करते हैं, संडे को ऑरेंज, मंडे को वाइट, ट्यूसडे को रेड, बुधवार को ग्रीन। यस। पहली बात तो ये जान लीजिए, बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर आज आपसे कोई कहे कि एक फला माननीय जी हैं जो कि आज बीजेपी में है, कल कांग्रेस में है, परसों सपा में है, उसके बाद बसपा में है और रोज वो पार्टी बदलते हैं, तो क्या ऐसे व्यक्ति की ऑथेंटिसिटी रह जाएगी? शायद नहीं।
या फिर अगर आपसे कोई कहे कि एक व्यक्ति रोज अपना ऑफिस बदल रहा है, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति पे ट्रस्ट करोगे? नहीं। बिल्कुल वैसे ही अगर आप रोज रोज नए कलर्स ट्राई कर रहे हैं, ये गलत है। हाँ, कलर्स का हमारी बॉडी पे, हमारी सोच पे, हमारे ग्रहों पे बहुत असर पड़ता है। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि आपकी कुंडली के अनुसार, आपके नाम के अनुसार, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार और आपके हाथ के अनुसार कौन सा है आपका लकी कलर। जैसे मेरे बारे में आप सुनेंगे और देखेंगे कि मैं हर चीज़ नीली इस्तेमाल करता हूँ। शायद 365 दिन में मैं 360 दिन ब्लू ही पहनता हूँ। मेरे जूते तक नीले होते हैं, मैं इसके लिए फेमस हूँ। एवरीथिंग अराउंड मी इज़ ब्लू। कारण कि मेरी कुंडली में शनि भगवान जी उच्च के हैं, मेरा शनि बहुत स्ट्रांग है, मेरा डेस्टिनी नंबर भी 8 है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ब्लू कलर अधिक से अधिक यूज़ करना चाहिए, वो चाहे कपड़ों में हो, चाहे एक्सेसरीज में हो, हर चीज़ में। और जब आप ब्लू यूज़ करें तो समझ लीजिए कैसे उसका फ़ायदा मिलेगा। ब्लू शर्ट, ब्लू ट्राउज़र, ब्लू शूज़, ब्लू सॉक्स, वो कलर पूरी तरह से आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करे ताकि आपका सर्वांगीण विकास हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जैसे मान लो किसी ने आपसे कहा नीला रंग पहनना है, आपने नीला रुमाल रखना शुरू कर दिया, उसका यूज़ नहीं होगा। प्लस साथ में ध्यान रखना है, हमें गिरगिटान नहीं बनना है, कैमेलियन नहीं बनना है कि रंग बदल रहे हैं परिस्थिति के अनुसार। हम जो हैं, जो थे, वो रहेंगे, हम सनातनी हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है? अगर मेरा लकी कलर येलो है तो मैं येलो को अधिक से अधिक यूज़ करूँगा। अगर मेरा लकी कलर रेड है तो अधिक से अधिक यूज़ करूँगी, बट irrespective of the day or the timing। ओके, तो क्या हमारे व्यूवर्स को आप बता सकते हैं ऐसे जो इन जनरल कोई अपना लकी कलर कैसे पता करे? वैसे तो वैदिक ज्योतिष में कुछ भी जनरलाइज नहीं होता। यहाँ जो भी होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कभी भी जनरलाइज ना बताऊँ। पर हाँ, फिर भी आप ये जान सकते हैं कि अगर आपको कोई कलर अट्रैक्ट करता है, जैसे आप कभी कभी देखेंगे, आप जाते हैं आपको नीला रंग बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, आप जाते हैं आपको काला रंग बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो 99% पॉसिबिलिटी है कि वो आपका लकी कलर है, तभी वो आपको अट्रैक्ट करता है। और जो कलर आपको अट्रैक्ट नहीं करता, जैसे आप किसी को देखेंगे वो लाल रंग देखते ही दूर भागता है, वो इसलिए भागता है क्योंकि लाल रंग उसके लिए नेगेटिव है। तो जैसे एक हमारे यहाँ बहुत सुंदर सी चौपाई है, तुलसीदास जी कहते हैं, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में है। तो ऐसे में वहाँ मत जाओ जहाँ पे आपको अच्छा ना लगे, तो वो कलर मत पहनो जो आपको अच्छा ना लगे, जो आपको पसंद आए, जिसको पहन के अच्छा लगे वो कलर पहनना। और हाँ, अगर चाहते हैं कि कुंडली या न्यूमरोलॉजी के अनुसार कौन सा कलर पहनना है, तो आई एम ऑलवेज देयर, मुझसे पूछ लीजिए, अपने निकट कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मिले उससे कंसल्ट करिए। और ये हमेशा कोशिश करिएगा कि अगर वो आपको कोई रंग बता रहे हैं या बता रही हैं तो उस रंग को 1-2 दिन अप्लाई करके देखिए कैसा फील होता है। अगर अच्छा लगे तो वो कलर आपका लकी कलर है, नहीं तो नहीं है। आपने बहुत सारी रत्न पहन रखे हैं जी, तो क्या ये रत्न या बड़े अनुष्ठान कुंडली के बैड इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं और आपके जीवन को या किसी भी जातक के जीवन को बेटर कर सकते हैं? जी, फिर मैं एक चौपाई छोटी सी है उसको पकड़ूंगा। वो कहते हैं, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। यानी कि भगवान राम को भी जब अपने जीवन को अच्छा करना था तो उनको पूजन करना पड़ा, अनुष्ठान करना पड़ा, उनको मणि धारण करनी पड़ी और उपाय करने पड़े। हम सुनते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने कालसर्प दोष का पूजन कराया था। ऐसे ही हमारे यहाँ जो रत्न हैं, जो आभूषण हैं, इनको कॉस्मिक वाइब्रेशन इसके अंदर नेचुरल है, क्योंकि ये प्रकृति से मेटामॉर्फोसिस से पैदा हुए हैं। यानी कि एक कोयला जो कि तपता रहा, दबा, तपा, कुचला, और उसने एक पॉजिटिव एनर्जी, जिजीविषा अपने अंदर से लाई और तब बना एक छोटा सा हीरा। तो ये वो जो हीरा है उसके अंदर वो एनर्जी है। ऐसे ही ये सारे नग मेटामॉर्फोसिस से तैयार होते हैं, और सिर्फ इसमें 2 एक्सेप्शन है, एक मोती और एक मूंगा, क्योंकि वो समुद्र के नीचे पाए जाते हैं, पर वो भी नेचुरल। इसलिए जितने भी नेचुरल स्टोन्स हैं उनके अंदर इमेंस एनर्जी है। पॉइंट ये है कि आप उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे कि नहीं, उसके लिए आपको एक एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है जो बताएगा। दूसरी बात, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं एक ऐसे डॉक्टर से दवाई नहीं लेना चाहता जो खुद जुकाम में छींक रहा हो। अगर डॉक्टर साहब जुकाम में छींक रहे हैं तो उनसे खांसी की दवाई नहीं लूंगा। इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, डॉक्टर सी दाई सेल्फ। तो मैं हमेशा चाहूँगा कि पहले जो ज्योतिषी आपको ज्ञान दे रहे हैं, क्या उन्होंने अपना भाग्य बदला? क्या उनके भाग्य में सुधार आया? जो आपको दावा करते हैं कि हरे रंग की घड़ी पहन लो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, वो हाथ में खुद 3000 की घड़ी पहने और आपसे कह रहे हैं तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। कोशिश करिए, देखिए उनके हाथ में भी कार्टियर टाइमेक्स महंगी घड़ी हो,
पहले उन्होंने अपना भाग्य बदला कि नहीं। इंपॉर्टेंट ये बहुत है, क्योंकि जो भी रत्न आभूषण पहनने या बेचने का दावा कर रहे हैं, क्या उनका भी भाग्य उतना अच्छा है? अगर नहीं है तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। यानी इनके पास वो नेचुरल स्टोन्स नहीं है, यानी उनके पास वो नेचुरल नॉलेज नहीं है। अगर वो नॉलेज होती तो आपको नहीं लगता सबसे पहले अपना भाग्य बदलते? जो दावा करते हैं कि गाड़ी का नंबर अच्छा रख लो, ये नंबर रखने से तुम्हारे पास महंगी गाड़ियां आ जाएंगी, उनके यहाँ कभी जाके देखिए। क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी पे समस्या क्या है कि कोई भी कहीं भी खड़ा होकर फोटो खींच लेता है। उनसे पूछिए कि सर आपके पास BMW होगी, मर्सिडीज ऑडी होगी, क्योंकि आपने इतना अच्छा लोगों को बताया है, आपने अपना भाग्य भी ठीक किया ना। तो यस, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने अपनी लाइफ में हर वो उपाय जो लोगों को बताए हैं वो स्वयं भी किए हैं, और उसी का नतीजा है कि आज मैं सफलता के जिस लेवल पे भी हूं वहां तक मैं पहुंचा हूं। अपनी मेहनत से। मेहनत, गुरु का आदेश और मैया का आशीर्वाद। क्या बात है। डॉक्टर साहब, आजकल इंटरनेट पे ज्योतिष को लेकर के जिस तरीके के मीम्स और वीडियोस दिखाए जाते हैं, उनमें सब में आपको सबसे क्रिंज बात क्या लगती है? मतलब क्या आपको अच्छा नहीं लगता उसको देख करके? ज्योतिष को ज्ञान के लिए प्रयोग किया जाए बहुत अच्छा लगेगा। दुर्भाग्य ये हो रहा है कि आजकल ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स या ऐसी एस्ट्रोलॉजर आ रही हैं जो एस्ट्रोलॉजी के आड़ में शायद न्यूडिटी परोस रहे हैं। तो जो न्यूडिटी परोसी जा रही है ये मुझे स्वीकार नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्योंकि ये दावे मत करिए। अगर आपको ज्योतिष आती है, आप भविष्यवाणी करिए, आप दिखाइए कि आपने पिछले 10 वर्षों में ऑथेंटिक नेटवर्क में कहाँ पे भविष्यवाणी की। जैसे मैं अगर बात करूं, लोग कहते हैं आपकी भविष्यवाणी, मैंने कहा मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का एक अखबार है, उसमें मैंने डिमोनेटाइजेशन की भविष्यवाणी की थी। मैंने न्यूज़ चैनल्स पे मोदी जी के 2/3 मेजॉरिटी आएगी वो बोला था। मैंने मोदी जी कम सीटों के साथ आए थे बोला है। मैंने ये बोला था आई नेक्स्ट अखबार में ही 2007 में कि ये देश एक दिन भारत के नाम से जाना जाएगा। तो प्रश्न ये आता है कि क्या आप भविष्यवाणी कर पाते हैं? क्या आप उस सॉर्ड की एज पे चलने की हिम्मत रखते हैं? दुर्भाग्य यह है कि जो भी चल रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको ऐसे उपाय बता रहे हैं, वेग उपाय बता रहे हैं जिनका लॉजिक नहीं है। वो सिर्फ ज्ञान बांट रहे हैं, और रियलिटी में उस ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं, क्या वो ज्ञान किसी के काम आया, इसका रिव्यू कौन करेगा? ये रिव्यू तो कोई कर नहीं रहा। भविष्यवाणी वो दे नहीं रहे। नतीजा क्या है? वो जाकर के एस्ट्रोलॉजी के बड़े बड़े क्लासेस चला रहे हैं। वो कह रहे हैं 99 रुपए में आप हमसे सीख लीजिए ज्योतिष, 3 दिन में हम ज्योतिष सिखाएंगे। प्रश्न ये आता है कि हमारे जैसे लोग जो MA और PhD करने में वर्षों बिता दिए, तब जाके हम डॉक्टरेट लिखते हैं नाम के आगे, एक व्यक्ति 3 दिन में ज्योतिषी बन जाएगा। हाउ इलॉजिकल इट इज। ऐसे ही आप देखते हैं 10 घंटे में चमत्कारिक उपाय। हाउ इज इट पॉसिबल? एक ऐसे ही विद्वान मुझे पता चला, दावा किया है किसी ने कि अगर मोदी जी मुझे परमिशन दें तो मैं ऐसा तंत्र कर दूंगी जिससे पाकिस्तान भंग हो जाएगा। मैंने इस पे बोला कि मैं ऐसी माननीय जो है महिला हैं शायद, मैं उनके लिए ओपन दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि यदि आप ऐसा कर सकती हैं तो आप इसके लिए मोदी जी का परमिशन क्यों ले रहे हैं? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि के लिए कुछ करने के लिए सोचना थोड़ी है। आप भाई बॉर्डर पे खड़ा हमारा जो सिपाही है, वो टेररिस्ट को गोली मारने से पहले मोदी जी को फोन थोड़ी करता है, वो सीधे मार देता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है कि मुझे मेरा देश बचाना है। तो अगर आपको लगता है आप इतना अच्छा काम कर सकती हैं तो हम भारतीय सेना को 1 मीटर पीछे खड़ा कर देते हैं, और जितने भारत के काबिल तांत्रिक हैं इन सबको लाइन में खड़ा कर दो और इनसे कहो तुम फूको और पाकिस्तान को खत्म कर दो। और मेरा उनसे ये ओपन चैलेंज है कि अगर वो ऐसा कर पाएंगी तो 1 करोड़ रुपए डॉक्टर आदित्य पांडे उनको इनाम देंगे, और ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड चेक काट के दे दूंगा। करिए, बहुत अच्छा है। मेरे देश के लिए अगर इतना होगा तो मैं साल में 1 करोड़ रुपए टैक्स देने की जगह 1 करोड़ रुपए उनको दे दूंगा, मुझे और अच्छा लगेगा देश के विकास में। बात भविष्यवाणी की आपने, तो अब आते हैं ज़रा मंडेन एस्ट्रोलॉजी पर, देश दुनिया की राजनीति पर। इस समय जो हालात हैं युद्ध के और जो जियोपॉलिटिकल स्टेटस जो बदल रहा है दुनिया का, उसको लेकर आप क्या कहते हैं कि जो पावर शिफ्ट है वो किस तरफ जा रहा है, दुनिया कैसा शेप लेने वाली है? कुछ इसको लेकर आपने कुछ देखा है कुंडली में, भारत की या दुनिया की? तो प्लीज़ हमें बताइए। बिल्कुल। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी एक ज्योतिष का, जिसको हम मेदिनी ज्योतिष भी बोलते हैं, एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हम एक व्यक्ति नहीं, एक समाज, एक देश, एक विश्व की पूरी मैक्रो लेवल पे एनालिसिस करते हैं। तो जब हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, तो मैंने जुलाई 2022 में भी ये भविष्यवाणी दी थी एक निजी चैनल पर कि मुझे आने वाले समय में पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमीज एक क्राइसिस में जाती हुई दिख रही हैं, परंतु कोई वर्ल्ड वॉर 2030 तक नहीं हो रही है। पहली बात तो ये जान लीजिए, क्योंकि अभी पीछे एक भविष्यमालिका करके पुस्तक है जिसके नाम पे दावा किया जा रहा है कि जब भी देवगुरु बृहस्पति इस राशि में आएंगे ऐसा होगा।
तो मैं बता दूं हर 30 साल बाद देवगुरु बृहस्पति उसी राशि में आते हैं। हो सकता है वो 2030 की जगह 1930 की बात हो, क्योंकि 1930 में ऑलरेडी इस तरह की क्राइसिस आई थी, फेमाइन आई थी, वो आ चुके जा चुकी है। तो इसलिए पहली बात तो डराना नहीं है कि कहीं भी धरती खत्म हो रही है, क्योंकि कलयुग 6,95,000 साल का है। अभी 6,000 साल पार नहीं हुए हैं तो कहाँ धरती खत्म हो रही है? सब बकवास, कोरा बकवास। दूसरी बात, अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पे, तो मैंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में 2020 में कहा था कि सत्ता में वापस आएंगे, तो मुझे बहुत ट्रोल किया गया था क्योंकि वो हार गए। परंतु 2024 में उन्हीं ट्रोल करने वाले मीडिया के बंधुओं ने बोला कि भारतीय ज्योतिषाचार्य ने कहा था और 185 साल बाद अमेरिका का इतिहास बदल गया एंड एक हारा हुआ राष्ट्रपति पुनः सत्ता में आया। मैंने ये भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जब इस बार आएंगे, ही विल बी वेरी रथलेस, ही विल बी वेरी एग्रेसिव, और वो बिजनेस माइंडेड अप्रोच से आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस समय वो पूरी दुनिया में अपना रथलेसनेस बढ़ा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से जो साल आया है, ये कह रहा है कि इस साल डोनाल्ड ट्रंप का जो डोमिनेंस है वो नंबर 1 पे होगा, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। और इस समय जो दुनिया का सबसे सफल, सेफ और प्रोग्रेसिव देश आपको दिखेगा वो मिलेगा हमारा, रिपब्लिक ऑफ भारत, यानी भारत गणराज्य, क्योंकि भारत की कुंडली सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम बात करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का विजन, तो मुझे आशा नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि 2047 के पहले ही हम उस विजन को अचीव कर लेंगे। बात आती है वॉर्स की, तो हाँ 2026 में चूंकि राजा का साल है, 2026 बनता है नंबर 1, सूर्य का साल है, सूर्य को बोलते हैं राजा। तो जब राजा नया आता है तो निज़ाम नए आते हैं, मिजाज नए बदलते हैं, यानी कि दे विल बी न्यू लीडर्स, वर्ल्ड के नए लीडर्स उभर के आएंगे। बहुत से जो टॉप के लीडर्स हैं, ईश्वर ना करे उनकी देह शांत हो जाएगी या फिर वो अचानक हाशिए में गायब हो जाएंगे। साथ में यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है, जिसके बारे में मैंने प्रेडिक्शन दिया था, ये कम से कम 1000 दिन चलेगा। अभी भी यूक्रेन रशिया वॉर मुझे खत्म होता नहीं दिख रहा है, यानी कि यूक्रेन रशिया वॉर अभी कंटिन्यू रहेगा। और भी दुनिया में बहुत सारी वॉर्स आनी है, बट वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाली है। इंडिया दुनिया की सबसे सेफ इकॉनमी बन के निकलेगा। इंडिया की इकॉनमी ग्रो करेगी, प्रोग्रेसिव है, और किसी भी तरह से यहाँ पे आप इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं देखने वाले। ओके, तो जो गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है और जो सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है, मार्केट क्रैश हो रहा है, इससे भारत में क्रांति होगी या शांति होगी? मेरा ये मानना है कि 2026 साल है राजा का, सूर्य का, और सूर्य के जब हम राजा मानते हैं तो राजा के खजाने में सबसे ज्यादा क्या होता है? सोना। राजा सबसे ज्यादा क्या प्रिय है राजा को? सोना। तो क्या महंगा होगा? सोना। तो मेरी भविष्यवाणी 2025 में भी थी कि सोना इस साल 2 लाख रुपए पर 10 ग्राम का रेट क्रॉस कर जाएगा, और सोना 2030 में 5 लाख रुपए पर 10 ग्राम क्रॉस कर जाएगा। चांदी के बारे में भी मैंने कहा था कि 3 लाख का प्राइस क्रॉस हो जाएगा, जो कि हो चुका है। अब मेरा अगला प्रेडिक्शन है कि 2026 में चांदी 5 लाख रुपए पर केजी क्रॉस करने वाली है, और 2030 में 15 लाख रुपए टच करेगी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो मूल्यवान धातु है, प्रेशियस मेटल्स हैं, वो और ज़्यादा प्रेशियस होने वाले हैं। हाँ, बात आती है स्टॉक मार्केट की, क्योंकि कारण है अक्सर लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट और ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में चलते हैं। तो आप नोटिस करिएगा पिछले 2 साल से ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट उठता है, सोना उठता है, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट गिरता है, सोना फिर उठता है, सोना थोड़ा सा गिरता है, स्टॉक मार्केट वापस उठ जाता है। तो इस बार ये दोनों जुगलबंदी करके चलेंगे। हाँ, अगस्त 2026 तक हम कह सकते हैं स्टॉक मार्केट जो है उठा पटक के साथ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाएगा, परंतु जैसे ही 1 अगस्त 2026 आया, आप देखेंगे स्टॉक मार्केट वापस दौड़ेगा। जैसा मैंने पिछले साल कुंभ में कहा था, जब कुंभ के टाइम पे मार्केट गिर रही थी, लोगों ने कहा अब तो क्रैश हो रहा है। मैंने कहा नहीं क्रैश होगा। हर बार कुंभ में ऐसा हुआ है, पिछले 30 साल का इतिहास है। जब कुंभ आएगा हर बार स्टॉक मार्केट थोड़ा गिरेगा, तो उस पर बिल्कुल परेशान नहीं हो। इस बार भी हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगस्त तक थोड़ा सा टाइटनेस है, अगस्त के बाद स्टॉक मार्केट वापस स्पीड लेगा। कुंभ की बात की आपने, और वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये साल गुरु का साल है। गुरु यानी कि धर्म स्थापक। अभी कुंभ में माघ मेला में जो हुआ वो उससे आप भी परिचित हैं। तो जब धर्म की स्थापना का जब ये साल है, तो उसकी शुरुआत में ही शंकराचार्य के साथ इस तरीके का व्यवहार, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये साल धर्म की स्थापना की शुरुआत को इस तरह से करेगा कि लोग समझेंगे या सीखेंगे, या इस पूरे इंसिडेंट्स को आप कैसे देख रहे हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसा हमारे भगवान कृष्ण ने कहा है। तो हम ये मानते हैं कि 2026 जो साल आया है, ये धर्म को भी रीस्टैब्लिश करने वाला साल है। जिस तरह की जो दुखद घटनाएं हुई,
जहाँ पे कि मैं नहीं जानता कि वो शंकराचार्य जी है या नहीं है, क्योंकि ये सब जुडिस मामला है, ये माननीय न्यायालय निर्णय देगा, ना मैं दूंगा, ना राजनीतिक पार्टियां देंगी, ना सरकार देगी। ये निर्णय कौन देगा? मुझे सिर्फ कष्ट 3 बातों से है। कष्ट नंबर 1 कि इस तरह की दुखद घटना होनी नहीं चाहिए। किसी भी धर्म के अनुयायी या उसके फॉलोअर्स के कपड़े नोचना, उसकी शिखा नोचना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, ये सनातन धर्म में नहीं है। आप किसी भी इस्लाम धर्म के व्यक्ति की जो उसकी दाढ़ी है उसको छुएं, ये गलत है। आप किसी भी सिख धर्म के शिष्य की पग को छूने की या गिराने की कोशिश करें, गलत है। क्योंकि धर्म अपनी जगह है, राजनीति और प्रशासन अपनी जगह है। जहाँ तक बात आती है कि इसमें प्रशासन का कैसा रोल रहा, मैं इसमें सही व्यक्ति नहीं हूँ निर्णय देने वाला, पर हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि सनातन धर्मी होने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, कष्ट हुआ और लज्जित महसूस हुआ कि एक ऐसा देश जहाँ का वर्तमान राजा इतना सनातन धर्मी है कि वो हर पल हर क्षण मौका देखता है। कभी वो सौराष्ट्र में जो है जाके 108 रथ, घोड़ों का रथ करता है, कभी वो मध्य प्रदेश में जाकर के उज्जैन महानगरी को करता है। तो मुझे इतना अच्छा वहाँ पे लगता है। काशी विश्वनाथ पूजन करने स्वयं आता है, अयोध्या की पूजन करने स्वयं आता है विधि विधान से। अगर उसके बावजूद देश में ऐसी घटनाएं होती हैं तो अच्छी नहीं है। 2026 जो साल है वो ऐसा साल आया है जो जितने भी नकली सनातन धर्मी हैं या जितने भी आज तक धर्म का आवरण लेकर के बैठे हुए थे वो सब एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि ये वो साल है जो आपके आवरण और आचरण दोनों को पूरी तरह से पब्लिक के बीच में एक्सपोज करेगा। तो ये एक अच्छा साल है। हाँ, ये जो घटना हुई है इसको मैं दुखद मानता हूँ। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। लोग अक्सर गुरु के गोचर में या राहु के गोचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसको अच्छा मानते हैं। तो राहु को तो हम बहुत बुरा ग्रह मानते हैं, लेकिन जैसा ये एआई का समय है, एआई से मुझे याद आया कि ज्योतिष में भी एआई का बहुत अब हम इंटरफेरेंस देख रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? पहले इन्वेस्टमेंट वाला सवाल कि क्या गुरु और ज्योतिष, क्या गुरु और राहु के गोचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसका जवाब दे दीजिए। और फिर ये सवाल कि ज्योतिष में आप एआई को कैसे देख रहे हैं? वो ज्योतिष को आगे लेके जा रहे हैं या ऐसे ही है सब? बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो देवगुरु बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कि ग्रह है एक्सपेंशन का, ग्रह है ग्रोथ का और ग्रह है प्रॉस्पेरिटी का। इसीलिए जब भी गोचर में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि, अपनी स्वराशि में गोचर करते हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हमेशा अच्छी बढ़ती है, वो हमेशा शुभ कारक रहता है। विशेष रूप से अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रेशियस मेटल्स में हो तो हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है। राहु के गोचर में बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि राहु को हम एक ऐसा ग्रह मानते हैं जिसकी ऊर्जा टेक्नोलॉजी में है। इसीलिए मेरी भविष्यवाणी एक और है कि 2026 में आप देखेंगे कि बहुत से नए ऐसे यंग बच्चे मिलेंगे आपको, ऐसा जेनजी सामने आएगा जो राहु के आशीर्वाद से जो टेक्नोलॉजी लेके आएगा, वो टेक्नोलॉजी नए अमीरों को पैदा करेगी। बहुत से यंग बच्चे आएंगे जो पता चलेगा 22-23 साल के हैं, टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप करी और कुछ ऐसा डेवलप किया जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किया और न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने देश का नाम गौरवान्वित किया। तो एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव हम देखते हैं। राहु का भी गोचर अच्छा होता है और गुरु का भी गोचर अच्छा होता है। सनातन धर्म में मेरा मानना है कि कोई भी गोचर खराब नहीं होता जब तक आपकी कुंडली में दौर खराब ना चल रहा हो। ये बिल्कुल ऐसे है कि शहर में इन्फेक्शन फैला है, अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो आपको इन्फेक्शन परेशान नहीं करेगा। पर हाँ, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो क्या होगा? आप बाहर निकलते जुकाम करने लगोगे। दूसरा आपका प्रश्न बहुत बढ़िया था। बढ़िया इसलिए है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आते ही हमारे दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं। एक, हमें लगता है कि एक जादूगर आ गया है, वो जादूगर हमको उत्तर देगा। दूसरा, एक भय आता है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी, काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब एआई ही करेगा। तो 2 चीज़ें जान लीजिए। वहाँ पे शब्द है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस वर्ड नहीं हटा है, ज्ञान चाहिए और ज्ञान हमेशा गुरु के पास है, बुक्स के पास है, नॉलेज के पास है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंस कौन देगा? वही ज्ञानी तो देंगे। अगर आज मैं कहूँ कि पत्रकारिता खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। बस इतना होगा कि जहां आप पत्रकारिता में एक व्यक्ति एक शो पे काम कर पाता था, वो 4 शो पे काम कर पाएगा एआई के बेसिस पे। तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक बून की तरह देखता हूँ, यानी एक ब्लेसिंग के रूप में देखता हूँ, जिसको यूज करके आने वाले समय में एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं
और मेरी टीम जिसमें हम लोग एस्ट्रोलॉजी का वर्क करते हैं, आज डॉक्टर आदित्य पांडे की लिमिटेशन क्या है? आज लिमिटेशन ये है, अगर मैं मान लीजिए मैं लखनऊ में हूँ तो मैं लखनऊ में हूँ, मैं कानपुर, इलाहाबाद, लंदन, दुबई अपने हर ऑफिस में कार्य नहीं कर पा रहा, पर यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा कि मेरी नॉलेज को हर जगह पहुंचा देगा। उसके बेसिस पे आज मैं 5 लोगों को अपना ज्ञान दे पाता हूं, कल मैं 500 लोगों को, परसों 5 लाख लोगों को, तो आई विल बी एबल टू स्प्रेड माई नॉलेज। और बहुत जगह, ईश्वर न करे, आज मैं हूं, कल मैं नहीं होऊंगा, मेरी देशांत हो चुकी है, उसके बाद भी वो ज्ञान खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब वो ज्ञान कोश में पहुंच गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो ज्ञान हमारे लिए आज नहीं, आज से शायद सदियों आगे तक काम आएगा। तो अब हम चलते हैं शो के नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है ज़ोडिएक रोस्ट। मैंने सुना है कि आप ज़ोडिएक साइंस मींस राशिफल में बिलीव नहीं करते, आप बताते नहीं हैं, ऐसा क्यों? मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, मेरा उसके पीछे बहुत बड़ा तर्क है। पहली बात तो ये कि सन साइन 13 हो चुके हैं, तो पहले जाके चेक करिए 13वां सन साइन आपका है, 12वां है, कौन सा है? एक मिनट, 13वां सन साइन, ये कौन सा सन साइन है? हाँ, 13 सन साइन होते हैं, जिसको इफिस्कस करके कुछ नाम दिया गया है, उसको आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। अब 12 सन साइन नहीं रह गए, 13 सन साइन हो चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कुंडली के अनुसार गणना न करके सिर्फ सन साइन की या मून साइन की बात की जाए, तो भारत की 144 करोड़ की जनता, 12 राशियां, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? ऐसे में अगर हम कोई भी राशिफल पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं या बता रहे हैं, तो हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं और पढ़ने वाला भी मूर्ख बन रहा है। अगली बार अगर आपका मन करे राशिफल देखने का, तो कृपा करके पिछले हफ्ते का, पिछले महीने का या पिछले दिन का राशिफल देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा क्या वो दिन वैसा बीता, और अगर नहीं बीता तो उसके बाद ज़िंदगी में कभी राशिफल मत देखिएगा। अब आप सोचेंगे कि नहीं, आज का राशिफल तो मुझे मैच हो गया। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी मैनिफेस्टेशन की। जब हमने सुबह पढ़ लिया कुंडली, राशिफल में लिखा है आज सावधानी पूर्वक चलें, दुर्घटना हो सकती है, तो आपके ब्रेन को एक साइकोसोमेटिक कमांड मिल गई और वो रिएक्ट हो गया। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम राशिफल के बारे में कभी भी किसी ज्योतिषी से बात न करें, और जो भी ज्योतिषी राशिफल बांटने का या बांचने का काम करते हैं वो सिर्फ आपको मूर्ख बना रहे हैं, जान लीजिए। क्योंकि ना तो महर्षि पाराशर ने, ना महर्षि भृगु ने राशिफल के बारे में कहीं नहीं लिखा था। ये एक ट्रेंड आया, एक लिंडा गुडमैन थी, उन्होंने शुरू किया। हमारे देश में एक बेजन दारू वाला हुआ करते थे, उन्होंने शुरू किया और वो दुकान चल रही है। मैंने सुना है कि कुंडली में डेट, प्लेस एंड टाइम की वैल्यू होती है, तो लोग प्लेस में अपना शहर बता देते हैं, बट आप तो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाते हैं कि हॉस्पिटल का नाम बताइए, ये क्या चक्कर है? पहली बात तो साइंस को हमेशा इवॉल्व होते रहना चाहिए। दूसरी बात, जब कुंडली बनती है तो पूछा जाता है जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान। स्थान में हमने आपसे नगर का नाम नहीं पूछा था, हमने स्थान पूछा था। कहते हैं जब रावण अपने पुत्र की कुंडली बना रहे थे तो लंका में उस समय वो गणना कर रहे थे। जिस समय भगवान राम का जन्म हो रहा था, गुरु वशिष्ठ उस समय अयोध्या में महल के अंदर मौजूद थे। तो इसलिए अगर आपको भी चाहिए कि आपकी सटीक कुंडली बने, तो फिर आपको अपने अस्पताल का नाम, या फिर अगर कुछ लोगों का जन्म घर में हुआ है तो वो उस घर का गूगल लोकेशन देख लें। और आजकल का दौर जहाँ पे कि टेक्नोलॉजी हर जगह मौजूद है, आप अपने एस्ट्रोलॉजर से कहिए कि मेरे अस्पताल की एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स डाल के कुंडली बनाएं। जब भी आप बिल्कुल सटीक गणना चाहेंगे तो मेरा विश्वास है उसके लिए आपको एग्जैक्ट प्लेस ऑफ बर्थ जरूरी है। क्या बात है। अगला सवाल, क्या हम कुंडली देखकर रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स का पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। कुंडली से पता चल जाता है कि आपका कौन सा कलर लकी है, कौन सा अनलकी है। कुंडली से पता चल जाता है कि आपको जीवन में किस समय कोई बहुत बड़ी दुर्घटना आने वाली है, किस समय बहुत बड़ा अचीवमेंट आने वाला है। कुंडली से आप ये जान सकते हैं, ईश्वर न करे मेरे जैसा मेडिकल एस्ट्रोलॉजर आपको बता देगा कि आपके जीवन में कौन सी बड़ी बीमारी आने का खतरा है। तो अभी से आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। प्यार में सबसे पैशनेट राशियां कौन सी होती हैं, अर्दी या वाटर साइन? पहली बात तो मैं राशिफल नहीं मानता, पर हाँ अगर हम फिर भी बात करें तो ये देखा गया है कि जो वाटर साइंस हैं वो थोड़े पैशनेट होते हैं, उनमें भावुकता ज़्यादा होती है क्योंकि जल का प्रवाह ज़्यादा है। जब भी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड बढ़ेगा तो हमारी भावनाएं बढ़ेंगी। चंद्रमा मन का कारक है, तो ऐसे में वाटरी साइंस थोड़े से भावनात्मक ज़्यादा हो जाते हैं। अमीर होने के लिए कुंडली में सिर्फ लक्ष्मी योग होने की से ही काम बन जाएगा या कुछ और भी चाहिए? मेरा मानना है अमीर होने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले कड़ी मेहनत, दूसरा आपके एस्ट्रोलॉजर द्वारा बताई गई सही दिशा, और तीसरी बात डिवाइन ब्लेसिंग। अगर ये तीनों आपके पास हैं तो फिर आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। पर हाँ ये जान लीजिएगा, जो लक्ष्मी योग या फिर लक्ष्मी नारायण योग के नाम पे दुकान चलती है, ये सब मूर्ख बनाने का तरीका है।
कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं। महर्षि पराशर ने 2000 योग के बारे में बात की है। तो ऐसे में ये कहना कि लक्ष्मी योग होने से फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे आसपास घर में जो मेड्स काम करती हैं, कभी ध्यान दिया, ज्यादातर उनके बीच में लक्ष्मी नाम होता है। इसलिए मेरा एक अनुभव है कि लक्ष्मी नाम जिनका है 90% ऑफ दोज डू नॉट गेट सक्सेस। लक्ष्मी निवास मित्तल जी बुरा ना माने सुन के बस, क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है, बाकी ज़्यादातर आप ये देखेंगे। दूसरा, मेरा हमेशा ये कहना है कि यदि पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट होता और अगर कोई ऐसा मंत्र या स्तोत्र होता तो बुरा ना मानिएगा, पूरी दुनिया वही मंत्र पढ़ रही होती। और सबसे ज़्यादा मुझे दुर्भाग्य उनके साथ लगता है जो पीले कपड़े, माला, टीका पहन के, स्वांग करके आपके घर में आके कनक सूत्र का पाठ करते हैं, कनक स्तोत्र, और कहते हैं आपके यहाँ सोना बरसेगा। प्रश्न सिर्फ इतना है कि महाराज साइकिल से क्यों आए थे, स्कूटर से क्यों आए थे, BMW से क्यों नहीं आए? यदि वो स्तोत्र पढ़ने से उनके यहाँ सोना नहीं बरसा तो आपके यहाँ बरसेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? तो इसलिए कृपा करके कर्म करिए, मेहनत करिए, सही दिशा में एफर्ट करिए। आपके एफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट हैं। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा कहा गया है, इसलिए कर्म को प्रधानता है। तो दोस्तों, आज की बातचीत से एक बात तो एकदम साफ है कि सितारे सिर्फ आसमान में चमकने के लिए नहीं है, ये हमें कुछ कुछ इशारा भी करते हैं। आप ज्योतिष को अपना गाइड माने, साइंस माने, या सिर्फ अपने जिंदगी की एक वाइब माने, आपकी कहानी के हीरो आप खुद हैं, लेकिन ये ज्योतिष अक्सर उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक का रोल प्ले करता है। डॉक्टर साहब, आज हमारे शो में जुड़ने के लिए और इतने कठिन कठिन सवालों के कुल जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये कॉस्मिक एपिसोड पसंद आया तो इसे अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करना जो हर छोटी बात पर मरकरी रेट्रोग्रेड को दोष देता है। कमेंट्स में अपनी राशि बताएं और ये भी बताएं कि क्या आप सितारों की लिखी बातों पर यकीन रखते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी और कुछ अनसुलझे सवालों के साथ। तब तक के लिए अपनी वाइब को हाई रखें और अपने सितारों को चमकने दें।